गुड मॉर्निंग, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं राहुल साहू आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्टडी फैक्ट में। जैसे दोस्तों हम बात कर चुके हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, और हम इसमें भी इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, क्या कारण रहे थे, ये हम पहले देख चुके हैं। अब हम देखेंगे आगे। तो पहले जो कहानी है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चल रही है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो जो कि फ्रांस में रूमर फैल गया था कि राजा लोगों को मरवा रहा है, ठीक है। इसलिए वहां पे जो 7,000 लोगों की भीड़ थी वो फ्रांस में जो नेशनल बिल्डिंग थी उसमें घुस जाती है, क्योंकि उन्हें अपनी मौत का डर होता है। और उन्हें लगता है कि राजा ने ऐसा आदेश दिया है कि जनता पे फायरिंग कर दी जाए, गोली चला दी जाए, जिसके कारण लोग डर जाते हैं और लोग क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होते हैं उसमें घुस जाते हैं आकर डर के मारे, ताकि फिर वो क्रांति कर देते हैं इस चक्कर में। और फिर बस्टाइल का जो कमांडर होता है उसको मार दिया जाता है। उसके बाद फिर वो राजा को मार देते हैं, और इस तरह से घटना होती है पूरी, जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। और इसमें जो ये क्रांति क्यों हुई थी, इसके बहुत सारे कारण थे। क्योंकि जो थर्ड वर्ग था, हमें पता है कि फ्रांस जो था 3 वर्ग में बटा हुआ था। पहला आपका था क्लर्जी, दूसरा नोबल, और तीसरा पीजेंट या स्मॉल बिजनेसमैन। तो 3 पार्ट में बटा हुआ था फ्रांस, ठीक है। आगे के जो 2 वर्ग हैं इनको ज्यादा इज्जत मिलती थी असेंबली में, ठीक है। स्टेट जनरल में ज्यादा इज्जत मिलती थी, ठीक है। स्टेट जनरल उसे कहते हैं जिसमें 3 वर्ग बैठा करते थे, ठीक, जिससे ये 3 वर्ग बने हुए थे, उसे स्टेट जनरल कहा जाता है। तो जो पहला 2 वर्ग थे वो आमने सामने बैठा करते थे। बाकी जो तीसरा वर्ग था जिसमें 600 मेंबर थे, इनको पीछे खड़ा कर दिया जाता था। और महिलाओं को तो एंट्री नहीं थे अंदर। उनके जो ग्रीवेंस हुआ करते थे, उनकी जो परेशानियां हुआ करती थी, वो लिख के पत्रों के माध्यम से वहां पहुंचा दिया जाया करती थी व्यक्तियों द्वारा। तो फिर कैसे कैसे जो जागरूक वर्ग है, ठीक है, उसने कैसे वहां पे जागरूकता फैलाई, ठीक है, लोगों को जागरूक किया कि जो मोनार्ची शासन है वो ठीक नहीं है फ्रांस का। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसी बुक्स आई, जिसे जीन जैक रूसो ने लिखा था, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मींस क्या, लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें ये होगा कि जो शासन चलेगा वो लोगों के माध्यम से चलेगा। ऐसा नहीं कि लोगों की मर्जी नहीं है और शासन चल रहा है, नहीं, लोगों की फ्रीडम होगी पूरी कि क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा चीज उसके अंदर होता है। तो हमने देखा कि जैसे जो जागरूक वर्ग था, जिसे हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं, जिसमें मिराबे एंड एबेसियस, इन 2 लोगों ने लोगों को जागरूक करने का काम किया था फ्रांस में। ये 2 नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिराबे एंड एबेसियस, ठीक है, ये 2 नाम। और जैसे लुइस 16वां जो के राजा थे, इसको तो ध्यान ही रखना, ठीक है। आज बात कर लेते हैं सम इंपॉर्टेंट डेट्स पे, ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स सही हैं। जैसे 1774 में लुइस 16वां जो थे वो राजा बन चुके थे। और लोगों के बीच में क्या हुआ था कि इसको लेकर लोगों के बीच में असहमति थी, लोग में असंतोष था कि जो लुइस 16वां है राजा बन गए हैं और उनकी जो पॉलिसियां थी वो ठीक नहीं थी, ठीक है। और 1789 में जैसे स्टेट जनरल था, तो उसमें जो पीजेंट थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था कि भैया हम लोग 600 लोग हैं मगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है स्टेट जनरल में, ठीक। तो उन्होंने क्रांति कर दी थी 1789 में। फिर 1791 में जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन था उसे बना दिया गया था, और एक गारंटी दे दी गई थी कि लोगों को बेसिक राइट मिलेगा। बेसिक राइट्स का मतलब होता है कि जैसे जीवन देने का अधिकार, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रांस की क्रांति से जो निकल के आता है कंक्लूजन, वो यही निकल के आता है कि फ्रेटर्निटी, फ्रीडम और इक्वालिटी। अगर आप फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं तो आपको ये तीनों जो राइट्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यही इस चैप्टर का जो निष्कर्ष है वो निकलता है। और यही 3 चीजें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ली है।
1792 से लेकर 93 तक जो फ्रांस था वो बिकम रिपब्लिक, मतलब रिपब्लिक बन चुका था वो। और राजा को क्या किया था, बी हेडेड, मतलब सर कलम कर दिया गया था और उसे मार दिया गया था। और जो जैकोबिन रिपब्लिक था और उसको भी उखाड़ फेंक दिया गया था। और डायरेक्टरी रूल कहां से चल रहा था, डायरेक्टरी मतलब निर्देशित रूल, जो लोग कहेंगे वही चलेगा वहां पर, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, 1774 में लुइस सोल्वा है, 1789 में वहां पे स्टेट जनरल में जो 1789 में जो हुआ था वो क्रांति हो गई थी, ठीक है। 1791 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिया था। 1792 में जो फ्रांस था वो रिपब्लिक बन गया था, ठीक है, किंग को वहां से हटा दिया गया था। और 1804 है उसमें नेपोलियन हिल्स ने बहुत बड़ा जो हिस्सा था यूरोप का वो कब्जा लिया था, ठीक है। और 1815 में जो था नेपोलियन जो था वो हार गया था, डिफीटेड हो गया था, वाटरलू नाम के युद्ध में वो हार गया था। तो ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 1774 से लेकर 1815 तक, ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि हम मालूम कि 1789 में असेंबली बन गई थी और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया था। और उसमें ये कहा गया था जो नोबल और क्लर्जी लोग हैं इनका जो विशेष अधिकार है, ठीक है। नोबल तो बाद में आते हैं, पहले क्लर्जी आते हैं, ठीक है। इन्होंने एक विशेष टैक्स लेते थे जो लोगों से, उसको खत्म करने की बात की थी। जो जज टैक्स लिया करता था, ठीक है, उसको खत्म करने की बात की गई थी इसमें। अब 2.1 में आते हैं जिसमें फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, मतलब अब क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशन था, एक मोनार्ची भी थी, राजा भी था यहाँ पर। तो कैसे चुनाव होता था वहां पर, जो एक्ट, इसमें क्या होता है, पैसिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजन। अब पैसिव सिटीजन वो होते हैं जो लोग वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, मगर एक्टिव सिटीजन वो हैं जो लोग वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, जो इलेक्टर्स हैं, ठीक है। वोट दिए जाते हैं, 50,000 लोग वोट देते हैं और एक नेशनल असेंबली बनती है। नेशनल असेंबली को हम लेजिस्लेचर कहते हैं। लेजिस्लेचर का अर्थ होता है विधायिका। विधायिका का अर्थ होता है जो कानून बनाएगी। हमारे 3 तो वर्ग होते हैं, मतलब 3 जो संस्थाएं हैं वही काम करती हैं। जैसे जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है और आपका एग्जीक्यूटिव है, मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका का जो काम होता है वो ये होता है कि वो कानून बनाती है, ठीक है दोस्तों। विधायिका का काम होता है वो कानून बनाती है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव उसे लागू करती है। बट कानून को सुरक्षित रखने का, या कानून एक ठीक कानून है कि लॉ एक सही लॉ है कि नहीं है, उसको जो ध्यान रखती है वो न्यायपालिका रखती है। और वो लॉ ठीक नहीं है तो उसको हटा दिया जाता है। इंडिया से कंट्री में जैसे यहाँ पे लोकतंत्र है, वहां पे ऐसे अगर जो ऐसे कानून आ जाए जो लोगों को फ्रीडम का हनन करे या लोगों की राइट्स का हनन करे, तो ऐसे कानून को हटा दिया जाता है, ठीक है। बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स को एबोलिश करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कानून को हटा दिया जाता है भारत में। तो अब क्या था, यहाँ पे भी 3 बॉडी थी, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, मगर यहाँ पे राजा भी था। एग्जीक्यूटिव के अंदर यहाँ पे राजा भी था और मिनिस्टर भी थे। तो अब थोड़ा बहुत लोग क्या कंट्रोल कर सकते थे राजा को, वो राजा के पास भी वीटो पावर थी, ठीक है। तो 50,000 लोग वोट देते थे और उसके अंदर नेशनल असेंबली बनती थी। मतलब अब मोनार्ची में भी लोगों की थोड़ी बहुत सुनी जाने लगी, ठीक है। राजस्थान तो था ही, मगर वहां पर लोगों की थोड़ी बहुत सुनी जा रही है। अब लोगों को अधिकार मिल गया वोटिंग करने का, पहले लोगों को अधिकार नहीं था। जो 25 साल से बड़े लोग होंगे उनको ही वोटिंग देने का अधिकार था, महिलाओं को नहीं था वोटिंग का अधिकार। या जो 24 साल से बिलो थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। अब इनको जो राइट्स थे वो मिल गए थे। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स जो मैन थे वो ये थे, जो आदमी है वो क्या शुरुआत से ही फ्री है, इक्वल है। और जो राजनीति का जो कार्य है, ठीक है, जो संबंध है वो क्या है, इन राइट्स को बचा के रखना है, ठीक है। और ये राइट जो है वो कभी भी इंसान से छीने नहीं जा सकते, ठीक है। तो जो बात मैं बता रहा हूं वो क्या है, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है। क्या क्या चीज इसके अंदर आती है,
जो सोवरेनिटी है वो किसके अंदर आती है? वो आती है नेशन के अंदर आती है। दोस्तों सोवरेनिटी को आप मान सकते हैं एक ऐसी इच्छा जो उस देश में, वो देश जो चाहे वो अपनी मर्जी से काम करे, उसके ऊपर किसी और देश का क्या है, कोई शासन ना हो। ठीक है, सॉवरेनिटी का अर्थ आप ये ले सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति आजाद होता है ना अपने निर्णय लेने के लिए, वैसे एक देश भी आजाद है अपने खुद के निर्णय लेने के लिए। उसके ऊपर कोई शासन नहीं है, कोई वैसी व्यवस्था नहीं है। वैसा का मतलब ये है कि कोई और देश नहीं है जो उसकी जो निर्णय है उसको वो लीड कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने जो निर्णय है वो खुद ही लेगा। और ये जो अथॉरिटी है, सॉवरेनिटी है, वो किसी इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है। ठीक है, वो नेशन के हाथ में है। ठीक है, और लिबर्टी का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति जो चाहता है वो करे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लिबर्टी का अर्थ ये ना ले लिया जाए कि व्यक्ति तो बहुत कुछ चाहता है तो उसके जो एक्शन है वो दूसरों को क्या करें, नुकसान पहुंचाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लिबर्टी का अर्थ वहीं तक ले जाता है जहां तक हमारे जो एक्शन है वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो वही लिबर्टी है। जो लॉ होंगे, जो कानून होंगे, वो उन्हीं लोगों के लिए होंगे जिनके एक्शन इंजेरियस कर रहे हैं, जो लोगों को हानि पहुंचा रहे हैं, जिनके एक्शन उनके लिए लॉ बनाया जाएगा। ठीक है, ताकि लोग क्या है, दूसरों का शोषण ना करें, एक्सप्लॉइटेशन ना करें और दिक्कत ना दें। ठीक है, किसी व्यक्ति को भी ऐसे जबरन नहीं पकड़ा जाएगा या अक्यूज दोषी नहीं करार दिया जाएगा। ठीक है, जब तक कि वो कुछ गलत कार्य ना करे। और जो हर व्यक्ति है उसे बोलने का, लिखने का, ठीक है, अपनी बात कहने का और जो उसकी जिम्मेदारी है वो निभाने का राइट मिलेगा। तो ये सारी चीजें वहां पे मिली थी इन लोगों को, यही राइट्स हैं। जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है वो यही है। अगर आप मुख्य रूप से देखें तो राइट्स का अर्थ यही है जो उनकी स्वतंत्रता है। ठीक है, जो कार्य करना चाहते हैं वो कर सकें। ठीक है, मगर किसी को उनके जो कार्य कर रहे हैं उससे किसी को हानि ना पहुंचे, यही डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में कहा गया है। और सही व्यक्ति जो क्या है वो इक्वल है। बात कर लेते हैं पॉलिटिकल सिंबल्स की। अब इस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पे एक सिंबल्स भी दे रखे हैं जिसके अलग अलग मीनिंग है। तो पहला जो हमारा सिंबल है वो द ब्रोकन चेन है। ठीक है, ब्रोकन चेन का अर्थ है, वहां पर स्लीव्स चल रहा था ना, तो क्या है, अब लोग, अगर ये टूटी हुई चेन जो दिखाई जा रही है इसका मतलब ये होता है कि लोग फ्री हैं। अब किसी का कोई स्लीव नहीं है, किसी पे कोई बंधन नहीं है। ठीक है, जैसे आप पीजेंट देखते थे तो वो अपनी खेती में तो किसानी करते ही करते थे, खेती करते ही करते थे, लॉर्ड की खेती में करनी पड़ती थी जबरदस्ती, तो कहीं ना कहीं वो स्लेव्स तो हो ही गए। ठीक है, तो ये ब्रोकन जो चैन है वो इसका निर्देशन करती है कि लोग अब फ्री हो चुके हैं। ठीक है, लोग अब स्लेव्स नहीं रहे हैं। दूसरा है द बंडल ऑफ रोड्स ऑफ फेसेस। ठीक है, द बंडल ऑफ रोड ऑफ फेसेस का मतलब ये है कि ऐसे एक बंडल होता है, जैसे एक लकड़ी को तो हर कोई तोड़ देता है, मगर इसमें बता रखा है जो बंडल है ना, ये यूनिटी की स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है। ठीक है, वो उनकी यूनिटी को दर्शा रहा है। ठीक है, एक तरह दर्शा रहा है। ठीक है, तीसरा द आई विद ए ट्रायंगल लाइट। जो लाइट है वो क्या है, नॉलेज का सूचक है, नॉलेज का बता रही है। ठीक है, और जो क्लाउड्स है उसकी इग्नोर करती है। ठीक है, जो रोशनी होती है जैसे वो अंधेरों को काटती है। ठीक है, तो वैसे बता रखा कि नॉलेज, ठीक है, स्टैंड फॉर नॉलेज के लिए। एक जो सिंबल है सेप्टेरे, इसका मतलब होता है सिंबल ऑफ रॉयल पावर। एक, ठीक है, इसका मतलब होता है सिंबल ऑफ रॉयल पावर, मतलब जो रॉयल शाही जो पावर है उसकी बात करी गई यहाँ पर। और एक यहाँ पर दृश्य में दिखाया जा रहा है कि स्नैक बाइटिंग इज टेल टू फॉर्म ए रिंग। ठीक है,
तो इसमें कहा गया है जो सिंबल है एंटिटी ए रिंग हैज नेदर बिगिनिंग नॉट एंड, ठीक है। जो एक चक्र है वो चलता रहता है, ना उसकी शुरुआत होती है ना उसका एंड होता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। एक लाल टोपी है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि आप फ्री हैं, आप स्लेव्स नहीं रहे, ठीक है, ठीक है। तो ये कैप उनके द्वारा पहनी जाती थी, लाल टोपी, ठीक है। वो जो स्लेव्स थे वही बताना चाहते थे कि हम क्या फ्री हैं, ठीक है। और फ्रांस के 3 कलर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपके ब्लू, व्हाइट और रेड, ये 3 कलर ये नेशनल कलर माने जाते हैं फ्रांस के, ब्लू, व्हाइट एंड रेड, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और एक उड़ती हुई विंग्ड वुमेन हैगी जो लॉ का अवतार मानी जाती है, प्रॉनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ठीक है। लॉ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी देश जाने के लिए, तो वो इसका सिंबल है। और लॉ टैबलेट, इसमें लॉ मेंशन कर रखा है कि किस, ठीक है, और बता रखा है कि सब क्या है, इक्वल है बिफोर लॉ, ठीक है। लॉ टैबलेट में क्या रखा है कि सब इक्वल है लॉ के सामने, ठीक है, इक्वल फॉर इट, ठीक है। तो ये सिंबल्स की हमने बात कर ली है। अब हम आगे चलते हैं, पेज नंबर 14 है और जो हेडिंग है वो 3rd है, फ्रांस एब्लुइस मोनार्ची एंड बिकम रिपब्लिक। तो जो फ्रांस है वो क्या, उसने क्या कर दिया, मोनार्ची को खत्म कर दिया है और रिपब्लिक बन चुका है वो। तो दोस्तों आपको मालूम है कि वहां पे क्रांति हो रही थी, लोग इकट्ठे हो गए थे, मगर ये जो फ्रांस के राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उसने जाके बात करी पर्शिया ऑस्ट्रेलिया के राजा से कि जो फ्रांस में हो रहा है इसको किस तरह दबाया जाए। तो फ्रांस में एक प्लान बना गया है और इस क्रांति को दबाने का पूरा जो लगाया राजा ने। बट इससे पहले कि पर्शिया ऑस्ट्रेलिया कुछ करते, उससे पहले लोग क्या हुए, इकट्ठे हो गए 1789 में और उन्होंने एक नेशनल असेंबली ला ली और वोटिंग कर दी। और 1792 में उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो पर्शिया ऑस्ट्रेलिया आए कैसे, यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो फ्रांस का राजा था वो चाहता था कि जो इनके देश में क्रांति होने वाली है, क्योंकि भाई लोग भुखमरी के कारण ब्रेड महंगी हो गई थी, जो वहां का मुख्य भोजन था, ठीक है, किसानों को दबाया जा रहा था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो आप देखेंगे ये सारे कारण हैं फ्रांसीसी क्रांति के लिए। और एक राजा को अपनी गद्दी से प्यार तो होता ही है, तो उसको कैसे बचाया जाए, तो इसीलिए उसने ऑस्ट्रेलिया और पर्शिया के जो राजा थे उससे बात करी। और उन्होंने इससे पहले वो कुछ करते, इससे पहले नेशनल असेंबली लोगों को इकट्ठा करके उनके खिलाफ वॉर कर दिया अगेंस्ट में। और इसी वॉर के बीच में जब लड़ाइयां हुई थी तो यूरोप में एक सॉन्ग गाया जाता था, इस सॉन्ग का नाम था मार्सिलेस। नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, ठीक है। मार्सिलेस जब उस दौरान जो लड़ाई हुई थी पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया से, तो उस वक्त एक सॉन्ग गाया जाता था, लोग सब जो मार्च करते थे, लोग एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते थे, उसे कहते थे मार्सिलेस। मार्सिलेस इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, ठीक है, ये नेशनल एंथम बन गया था। और ये लिखा गया था रॉजेट आइन द्वारा, ठीक है। आप इस वर्ड को याद कर लें, रॉजेट आइन द्वारा जो फ्रांस का नेशनल एंथम था वो लिखा गया था, रॉजेट आइन, ठीक है। पूरा नाम था रॉजेट डल आइन। जो रिवॉल्यूशन हुआ था इससे क्या हुई थी, जो उनकी इकोनॉमी थी वो क्या हो गई थी, डाउन हो गई थी और लोग डिफिकल्टी में आ गए थे, ठीक है। तो लोग चाहते थे कि इस जो रिवॉल्यूशन को है, इस क्रांति को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो जो पुरुष थे उन्होंने काम हम छोड़ दिए थे और अब जो फैमिली की जिम्मेदारी थी, ठीक है, लुक आफ्टर की जो जिम्मेदारी थी
वो महिलाओं पे आ गई थी। अब सारा कार्यभार जो है फैमिली की जो सेवा करनी होगी, ठीक है, लुक आफ्टर करना होगा, ठीक है, जो अर्निंग की बात आ गई वो किस पे आ गई, महिला के ऊपर आ गई। ठीक। और जो आदमी थे वो क्रांति में भागीदारी थे, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इस क्रांति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसीलिए औरतों ने घर की जिम्मेदारी ले ली और आदमियों ने क्रांति की जिम्मेदारी ले ली। ठीक है, तो ऐसा बताया गया है। 1791 जो राइट्स दिए जाते थे वो खाली उन्हीं लोगों को दिए जाते थे जो अमीर थे सोसाइटी में, उन्हीं को उनको दिए जाते थे। और इसी बीच में क्या होता है कि बहुत सारे क्लब आते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल क्लब, ठीक है, जो सरकार की नीतियां ठीक हैं खराब हैं, ठीक है, उसको बताती थी। तो इसी में एक क्लब आता है जैकोबिन, जिसका नाम कहां से है, कन्वेंट से, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट। कन्वेंट का अर्थ होता है मठ, ठीक है, हिंदी में तो मठ ही मतलब होता है इसका। तो जैकोबिन नाम का एक क्लब आया था, ठीक है, और ये क्लब इसलिए महत्वपूर्ण थे कि जो गवर्नमेंट की नीतियां थी वो किस प्रकार से अच्छी हैं बुरी हैं, ठीक है, उसका वर्णन करते थे। और ठीक है, पेरिस में था, और जो महिलाएं थी वो भी क्या थी, बहुत ही सक्रिय थी इस बीच में, इस क्लब में। तो इस क्लब के जो मेंबर थे वो अपने जो पोशाक थे क्लॉटर, उसके लिए जाने जाते थे। इस पोशाक में जो होता था, जो व्यक्ति हुआ करते थे वो एक ट्राउजर पहना करते थे जिसमें स्ट्रिप हुआ करती थी, लाइनें बनी हुआ करती थी। और इस क्लब के अंदर जो मुख्य रूप से लोग आते थे वो आते थे आर्टिशियन, सोप मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, ये सारे लोग इसके अंदर आते थे। और इनका जो लीडर था, जिसे हम क्लब की बात कर रहे हैं, इसमें एक लीडर था जिसका नाम मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर नाम का एक व्यक्ति था, जो इस क्लब को लीड करता था, जिसने इस क्लब को बनाया। ठीक है, ए लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन। ठीक है, और महिलाएं भी क्या है, एक आधा, जिसे हम जांघिया कहते हैं, वो पहना करती थी, हिंदी में जांघिया कहते हैं इसको दोस्तों, तो वो पहना करती थी। ठीक है, तो इस क्लब का मुख्य रूप से यही इसलिए बनाया गया था ताकि जो सरकार की पॉलिसियां हैं कितनी गलत है कितनी सही है, ठीक है, लोगों को जागरूक करने के लिए इस क्लब को बनाया गया था। ठीक है, और कहा जाता था कि क्या है, अब जो लोगों शासन होगा लोगों के द्वारा ही होगा। ठीक है, और तो जो रेड टोपी हो गई, इस प्रकार के कपड़े हो गए, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इनके जो विरोध करने का तरीका था। ठीक है, तो